हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनपीओ। एंड आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपके सिलेबस के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आपको देके जाएगा। अभी ये वीडियो का जो मेन रीज़न है दैट इज़ मैंने ये आपके एनसीईआरटी के बुक का सेकेंड लास्ट सम मैंने उठाया है। पूरा हम लोग यहाँ पे ये सम सॉल्व करेंगे विद द प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स। उसी तरीके से आपको नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपको वो फॉलो करनी है। एंड सेकेंड एडवाइस मेरा ये रहेगा कि आप ये अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग विदाउट एनी बुक पेंसिल आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप जब सेकेंड टाइम ये वीडियो देखोगे तो ये जो पेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको पॉज करके ये क्वेश्चन खुद आप सॉल्व करोगे एंड फिर रीचेक करोगे कि आपने करेक्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, तो चालू करते हैं। ये जो एनपीओ है ये इसके कौन सी भी क्वेश्चन ले लो, किसी भी प्रकार की इसकी जो वैरायटी है क्वेश्चन की, कौन सी भी क्वेश्चन उठा के देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनपीओ इज़ आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक कौन से भी एनपीओ का सम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका, ये ऑफ वुमेन वेलफेयर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, 31 दिसंबर 2017 बन जाएगा आपका करंट ईयर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मार्च एंड अप्रैल वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर ये ईयर आएगा बिकॉज उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये नेचर किसका है, कैश बुक का नेचर है। तो हमेशा स्टार्ट किससे होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन से, एंड किससे होगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन से। मतलब ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश बैलेंस रहेगा जो पिछले साल का कैश बचा है, एंड ये जो क्लोजिंग फिगर है वो ये साल में कितना कैश हाथ में बचा है उसका प्रमाण आपको देगी, उसका क्वांटिटी आपको बताएगी। राइट, तो अपने सिलेबस के अंदर एनपीओ चैप्टर में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, तो आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट अकाउंट्स है वो दो हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन सी ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, करंट ईयर की। मतलब करंट ईयर के सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन अगर करंट ईयर में मतलब आपके इन्फॉर्मेशन में, आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का कुछ अगर फिगर नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल्स के कोई फिगर नहीं दिए हुए, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी ताकि आपको ओपनिंग कैपिटल का फिगर मिल जाए। मतलब प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग फंड नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, तो आपको प्रीवियस ईयर की या ओपनिंग ईयर की या प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ेगी। उसका नाम क्या दे सकते हैं अपन, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट यू कैन से। ठीक है, एंड करंट ईयर के बैलेंस शीट को क्या कहेंगे, करंट ईयर बैलेंस शीट या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पे निर्भर करता है कि आपको कौन से अकाउंट बनाना है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ना पहले आना चाहिए। चलो यहाँ पे इन सब्सक्रिप्शन या इनकम में देखो, रिसिप्ट साइड में मैक्सिमम रिसिप्ट मतलब पैसा आया ना होता है, तो पैसा किस प्रकार से आता है, या तो कोई आपने एसेट बेचा रहेगा तो पैसा आएगा, और सेकेंड आपकी जनरेशन ऑफ रेवेन्यू रहेगा, किसी न किसी माध्यम से आपकी इनकम हुई रहेगी, तब जाके आपको रिसिप्ट में पैसा आ रहेगा। तो नॉर्मली रिसिप्ट साइड की जो चीज़ें हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाती है, दैट इज़ इनकम साइड में। एंड पेमेंट साइड की जो चीज़ें हैं दैट विल गो इन अ डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो फटाफट बता दो मुझे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। अच्छा, उसके पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर जाएगा सर, पहले हम लोग को आप बता दो। आपने बोला कि ओपनिंग फिगर बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चेक करते हैं आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ दिया है क्या, ओपनिंग फंड जैसा कुछ दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस फंड है, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग है, स्टॉक स्टेशनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग। तो हमें किसी भी प्रकार का ओपनिंग फंड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो ये जो पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका मतलब है कि पिछले साल हमारे पास इतना पैसा बचा था, तो कहने से ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। करेक्ट, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। डोनेशन सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर नॉर्मली ऐसा ही दिया हुआ है ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट,
इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सो वी अज्यूम कि इट इज़ अ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन, राइट। मतलब ये किधर जाएगा, इनकम साइड। ओके, तो सेम देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अगेन इनकम, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, अगेन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस इनकम है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री इनकम भी इनकम साइड। चलो सैलरी में आते हैं, सैलरी नॉर्मली पेमेंट में दिया होगा, इसका मतलब सब खर्चा होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में जाएगा। स्टेशनरी सेम, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है स्टेशनरी का तो आरएमसी निकलेगा, चेक करते ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का दिया हुआ है क्या। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंश्योरेंस, प्रीपेड, स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है तो इसका क्या निकलेगा, आरएमसी। सर मतलब फिर से बोले एक बार, जब किसी भी, देखो ये एक क्लब है ना, तो इसमें स्टेशनरी कैन बी अ मटेरियल, तो जब मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है तो हमेशा उनका क्या निकालेंगे, आरएमसी निकालेंगे, दैट इज़ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट। इंश्योरेंस सेम, इक्विपमेंट्स, एसेट। पेटी एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो सेम, न्यूज़पेपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट। लेक्चरर फी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट। हॉनोरियम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट। ये इतनी पोस्टिंग हमने कर ली और ये क्लोजिंग बैलेंस है, कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ये वाला कहाँ गया था, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, ये वाला कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। हम लोग बस अभी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। अभी इसके बाद ध्यान देने लगे, जब ऐसे चार्ट वाला क्वेश्चन आता है तो इधर ध्यान देने का, ये देखो क्या दिया है, 1/1/2017, मतलब ये ओपनिंग की फिगर्स है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाली फिगर्स है, और ये आपको क्लोजिंग में जाने वाली बैलेंस शीट की फिगर आपको दे दी है। बात समझा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग जब एनपीओ स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट ओनली। हम लोग पहले एडजस्टमेंट की हल्ला बोल करेंगे, एडजस्टमेंट को एक बार हमने जीत लिया तो पोस्टिंग एकदम आसान हो जाती है। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ध्यान से समझना इसको। बस एनपीओ में, मैंने फिर से बात दोहरा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनपीओ में आप मास्टर तब बन सकते हो जब आपको क्वेश्चन रीड करने आता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, एनपीओ में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको क्वेश्चन रीड करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन रीड हो जाता है आपके तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अरे हाँ ये करना चाहिए था, राइट, ये होना है, इसका ये आएगा, ये इफेक्ट आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या समझ में आता है कि पे करना बाकी है। तो मैं अगर ये वाले फिगर पे ध्यान दूँ, ओपनिंग फिगर्स पे ध्यान दूँ, तो 1200 मुझे ये पता चला कि मुझे पिछले साल इतना पैसा पे करना था सैलरी के स्वरूप में। 1200 was outstanding in the previous year, and if I see this figure then it is outstanding in the current year। सिर्फ समझ लो, अभी करना कैसे बाद में देख लेंगे, मीनिंग समझा क्या इसका। पिछले साल में 1200 देना बाकी था एंड ये साल में 1800 देना बाकी है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड, हमने पिछले साल में प्रीपेड किया है और ये साल में प्रीपेड किया है। मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 17 में हमने 700 रुपये पे किए थे, मतलब पिछले साल में हमने 700 रुपये पे किए थे एज अ प्रीपेड। तो पिछले साल का प्रीपेड है, मतलब वो कौन से ईयर का खर्चा है। एक कम ऑन फिर से एक बार, अगर कोई एक्सपेंसेस आपने पिछले साल एज अ प्रीपेड किया हुआ है, पिछले साल एज अ प्रीपेड किया हुआ है, तो वो कौन से ईयर का खर्चा होगा, ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर का। मतलब पिछले साल के लिए नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर। अरे ये देखो, अगर आप 2017 में हो, आपने 2016 में कुछ खर्चा किया तो उसको बोलेंगे प्रीपेड। तो डेफिनेटली बात है 2016 के लिए प्रीपेड मतलब वो नेक्स्ट ईयर का ही रहेगा, और हम लोग कहाँ हैं 2017 में। तो हम लोग यहाँ पे अगर अभी मौजूद है तो हम लोग को पता चल रहा है कि पिछले साल में कुछ ना कुछ तो प्रीपेड था। तो ये 700 रुपया पिछले साल में एज ए प्रीपेड है, मतलब वो कौन से ईयर से बिलोंग कर रहा है, करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। एंड 300 रुपये ये करंट ईयर में प्रीपेड है, मतलब ये कौन सी ईयर से बिलोंग कर रहा है, ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। और एनपीओ में सबसे पहले आपने शॉर्टकट बता दिया था मैंने आपको, अगर आपको लेजर नहीं करना है तो अगर कोई अमाउंट आपके करंट ईयर से बिलोंग करती है तो सीधा उसको ऐड कर दो, अगर कोई अमाउंट आपके पिछले साल से बिलोंग करती है या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है उसको माइनस कर दो। करंट ईयर में से जितना भी उसका कनेक्शन है, करंट ईयर की अमाउंट ऐड होगी। फिर से बोलो मेरे साथ एक साथ रिपीट करके, करंट ईयर की कोई भी अमाउंट ऐड होगी एंड प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की अमाउंट माइनस होगी।
कम ऑन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, करंट ईयर की कोई अमाउंट होगी वो ऐड करेंगे, भले वो आउटस्टैंडिंग हो, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, ज़रूरी नहीं है वो रिसीव्ड होना ही चाहिए। अगर वो अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, भले वो एक्सपेंसेस हो या भले वो इनकम हो, करंट ईयर में उसको ऐड किया जाएगा। एंड अगर वो अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही है तो उसको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस किया जाएगा, अगर वो अमाउंट उस मेन फिगर के अंदर इंक्लूडेड है तो। ठीक है, इसके ऊपर और क्लैरिटी मिलेगी आपको, लेकिन अभी बस इतना याद रखना, बिलोंगिंग फ्रॉम द करंट ईयर ऐड, नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम द करंट ईयर माइनस। ठीक है, ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सेम, 3,750 was outstanding in the previous year and 2,500 is outstanding in the current year. Subscription received in advance, पिछले साल में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस किया था। इन प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब वो कौन से ईयर करेगा, पिछले साल का एडवांस, मतलब वो करंट ईयर का। जैसे पिछले साल का प्रीपेड था वैसे ये पिछले साल का एडवांस में रिसीव्ड हो गया था, तो ऑफकोर्स ये करंट ईयर का है। एंड करंट ईयर में एडवांस है तो वो नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर में एडवांस है तो नेक्स्ट ईयर का है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग सेम, पिछले साल में कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, आरएमसी के लिए काम आएगा। इक्विपमेंट में आपको बताऊंगा क्या करना है, बिल्डिंग में आपको बता दूंगा क्या करना है। यहाँ तक क्वेश्चन रीड करना समझा है क्या? एक बार समझा रहेगा तो आपका लाइक होना चाहिए वीडियो के नीचे। ठीक है, ये दोनों से तो उम्मीद कर ही सकता हूँ, बिकॉज ये पब्लिकली वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ आप दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जब आपका मन भर जाएगा तो अगर आप चाहो तो इसको पब्लिक बाद में कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपके वीडियोज़ के लिए मैंने एक अलग से चैनल ही बना दिया है, विजन टू फ्लाई करके। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये चैनल कुछ अलग पर्पज़ से बनाया था। ठीक है, लेकिन जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ये सारे वीडियोज़ मैं ये चैनल पे अपलोड कर दूंगा, भले आपका ओसी क्या नाम है इसका, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या आपके अकाउंट्स के रिलेटेड चैप्टर हो, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे उसका 1-2 दिन में का रिवीजन वीडियो बना के उसको मैं अपलोड कर दूंगा। जब आपका एग्ज़ाम टाइम आए फटाफट आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। और अकाउंट्स के अंदर मोर देन 98% नहीं, मोर देन 99% नहीं, 100 मार्क्स ही आने चाहिए। आप जैसे मैं स्टेट बोर्ड वाले को ड्रीम करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उसको ट्रेन करता हूँ, उनके माइंड को ट्रेन करता हूँ कि अकाउंट्स में कितने आने चाहिए, तो 100। तो आप दोनों को भी मैं सेम बोल रहा हूँ, अगर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अगर हमें अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको 100 स्कोर करनी ही होगी। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला इन्होंने, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट है। तो बैलेंस शीट भी बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों बनानी पड़ेंगी, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फंड भी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने ये अकाउंट बनाया है, एज इट अकाउंट आपका बनना चाहिए। नाम आएगा क्लब का, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अभी आप ध्यान देना, यहाँ पे लिखा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो इनकम पहले बाद में एक्सपेंडिचर है, तो एग्जाम में डाउट आता है बच्चों को, तो इनकम है तो इधर जाएगा, एक्सपेंडिचर इधर जाएगा, ऐसा नहीं है, उल्टा है। नॉमिनल अकाउंट को रूल याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट। तो उस हिसाब से डेबिट में एक्सपेंडिचर जाएगा, क्रेडिट में इनकम जाएगा। अरे ऐसा नो, ठीक है। और ये बनाई मैंने बैलेंस शीट, ये 2017 की बैलेंस शीट है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और ये 2017 जनवरी की बैलेंस शीट है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब पिछले साल की बेसिकली जैन 16 से लेके 31 दिसंबर 16, मतलब ये वो ओपनिंग 1 तारीख के उतना बैलेंसिंग फिगर दिखा रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उठाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज वो अपना क्या है, एक्सपेंसेस है। चेक करते कितना एक्सपेंस हमने किया है, 12,500। ठीक है, 12,500। अभी ध्यान से सुनना, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, करेक्ट। पूरा ध्यान लगा दो, पूरा ध्यान लगा दो, एक ही बार हमें समझना है, लाइफ टाइम याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू सैलरी 12,500। मुझे एक बात बताओ, ये 12,500 कौन सी अमाउंट है? ये 12,500 ऐसी अमाउंट है जो मैंने पे कर दिया है, मेरे हाथ से इतना पैसा चला गया। सो 12,500 में एकदम सिंपल सी बात है, एकदम कॉमन सेंस सी बात है कि पिछले साल में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ रहेगा वो भी मैंने अल्टीमेटली पे किया रहेगा। मेरा कहने का मतलब है ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,200, ये भी मैंने पे कर दिया रहेगा उसी के अंदर। मतलब ये पूरा का पूरा 12,500 करंट ईयर का है क्या? नहीं है, उसके अंदर ये दो चीज़ों का भी एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, बात समझा मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 12,500 पूरा का पूरा करंट ईयर का नहीं है, ये 12,500 इस अमाउंट की ये बता रहा है कि मैंने इतना कैश पे कर दिया है, मेरे पॉकेट से इतना कैश गया है। वो पूरा का पूरा 12,500 करंट ईयर का नहीं, ये नहीं कह रहा है वो।
तो वो 12,500 में 1,200 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, वो भी हमने पे कर दिया रहेगा। एंड जो करंट ईयर का पे करना है वो उसके अंदर नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ना। ये 12,500 इज़ द एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश, तो ये 1,800 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ अ एक्चुअल कैश आउटफ्लो। तो हमें क्या करना है, मैंने जो मूल मंत्र आपको बताया था, करंट ईयर का रहेगा ऐड करो, करंट ईयर का नहीं रहेगा उसको ख़त्म कर दो। तो ये 1,200 पिछले साल का है, तो ये क्या करेंगे माइनस, एंड 1,800 ये करंट ईयर का है, तो उसको क्या करेंगे ऐड। अभी लिखना कैसे है उसको, ध्यान से मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ, एडजस्टमेंट सारी की सारी, ठीक है। सो लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर एंड ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, समझे? ओके, कितना है सर वो 1,200 एंड 1,800, 1,200 माइनस 1,800 ऐड, तो इसको हम लोग माइनस का भी सिंबल दे सकते हैं। 1,200 माइनस करना पड़ा एंड 1,800 ऐड, ठीक है। तो ये 12,500 माइनस 1,200 प्लस 1,800, हमें आंसर आ जाएगा 13,100। जैसे ही एडजस्टमेंट क्लियर होता है, फिर से एक बार ध्यान देके सुनिएगा, जैसे ही एडजस्टमेंट क्लियर होता है दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोग को इसका बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना है। तो ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग है, बोलो क्या है? लाइबिलिटी है। तो पिछले साल की लाइबिलिटी पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगी, करंट ईयर की लाइबिलिटी करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो लाइबिलिटी है, ऑफकोर्स पहले 4-5 लाइन छोड़ के ही आपको लिखना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का 1,800 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और पिछले साल की भी हम लोग को लिखनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। इज़ दैट क्लियर? ये समझ रहा है? पिछले साल का बैलेंस शीट में लिख दिया 1,200 एंड करंट ईयर के बैलेंस शीट में हमने लिख दिया 1,800। ओके, चलो सर, ये तो समझ गया सर, हम लोग का पहला एडजस्टमेंट हो गया क्लियर सर। अभी कभी ज़िंदगी में ऐसा एडजस्टमेंट आएगा तो हम लोग कर लेंगे सर। ओके, इंश्योरेंस प्रीपेड, चलो इंश्योरेंस कहाँ है? देखो इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7,500। आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 2 इंश्योरेंस 7,500। अभी इसका क्या सीन है? प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड पिछले साल का है, ये प्रीपेड पिछले साल का है, मतलब वो करंट ईयर के लिए पे किया होगा। अरे ये सुनो, तो ये जो अमाउंट है बेसिकली कौन सी ईयर से बिलोंग कर रही है? करंट ईयर। और ये जो 300 है वो करंट ईयर का प्रीपेड है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, समझा? तो प्रीवियस ईयर का 700 है, करंट ईयर का 300 है। माइनस, सो 7,500 प्लस 700 माइनस 300, तो आंसर आ जाएगा आपको 7,009। तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए? बोलो जल्दी, बैलेंस शीट में पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एसेट, ये पिछले साल का है तो पिछले साल के एसेट में जाएगा, और ये करंट ईयर का है तो करंट ईयर के एसेट में चला जाएगा। चलो डालते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अभी प्रेजेंटेशन वाइज देखा जाए तो एसेट में सबसे पहला फिक्स एसेट आना चाहिए, लेकिन ठीक है हम लोग नॉर्मल एनपीओ का बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम लोग बना सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट ईयर का कितना था? 300 एंड प्रीपेड
इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर का कितना था 700। बोल समझा, यहाँ तक क्लियर है? ओके सर, यहाँ तक समझ। ये भी एडजस्टमेंट कभी ज़िंदगी में आएगा तो हम लोग कर लेंगे सर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अभी सब्सक्रिप्शन का हम लोग डायरेक्ट लेजर भी बना सकते हैं, ठीक है, एंड वो एडलेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एडलेस भी बता देता हूँ, लेजर भी बता देता हूँ, तो आपको कभी ज़िंदगी में फिर से कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन से मेथड से करना, ठीक है। चलो, तो हम लोग को लेजर बना, तो लेजर में एज अ वर्किंग नोट यहाँ पे बना देता हूँ लेजर। हम लोग को एग्ज़ाम में भी इसको प्रोफेशनल मेथड बोलते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो। वर्किंग, अभी मैं रफली बना रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये रहा मेरा डेबिट, ये रहा हमारा क्रेडिट, एंड ये मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर आपको याद है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज़ ए इनकम। डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें आएंगी? ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग में मतलब ये साइड में क्या आता है? ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आएगा ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बराबर कि नहीं? रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे ये सुन, ओके चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे फटाफट जाके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा? 3750। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किधर आएगा? डेबिट साइड में 3750, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2500। डन यहाँ तक? ओके सर, यहाँ तक क्लियर? चलो ये भी क्लियर होगी। अभी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1750, ओपनिंग एडवांस है, कहाँ जाएगा? यहाँ पे 1750, एंड क्लोजिंग एडवांस कितना है? 1000। क्लोजिंग एडवांस कितना है? 1000, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। अरे ये सुन ना, यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट साइड में बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। पता है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट कितना है? देखो ना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 81,750, ठीक है। 81,750, 81,750। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या रहेगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो निकालते, कितना आया? 1750 प्लस 81,750 प्लस 2,500 माइनस 3750 माइनस 1000। तो आंसर आया, आंसर कितना आया? 81,250। फिर डायरेक्टली अमाउंट कहाँ पे लिख सकते हैं? डायरेक्टली कुछ विचार न करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, बाय सब्सक्रिप्शन 81,250। डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लोग ये अमाउंट लिख सकते हैं 81,250, एंड यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में उसको बोल सकते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 1। बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको लेजर नहीं बनाने जम रहा है, प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो वो पुराना मेथड एडलेस का भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी वो भी बता देता हूँ मैं कैसे करना है, तो आपको दोनों आइडिया मिल जाएंगे और एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिख दिया, सब्सक्रिप्शन को मुझे क्या करना है? प्रॉपरली अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में आएगा रिसीव्ड, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया, तो कितना रिसीव किया था? 81,750। कितना किया था? 81,750 इनर कॉलम में डाल दिया। फिर आपको पता है क्या ऐड होगा? जो करंट ईयर का ऐड होगा, बराबर ना, एंड जो करंट ईयर का नहीं है वो
माइनस हो जाएगा, एडलेस करेक्ट। तो चलो करंट ईयर का क्या आएगा देखते हैं सम में। यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो फटाफट बोलो। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3750 पिछले साल का है तो माइनस करेंगे, 2500 करंट ईयर का तो ऐड करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल में एडवांस है तो ये करंट ईयर का है, और ये करंट ईयर में एडवांस है तो नेक्स्ट ईयर का है। तो बस जहाँ पे एडलेस लिखा है उधर फिगर डाल दो, ये भी एक इजी तरीका है। चलो फिर ये यहाँ पे पहले अपन फॉर्मेट लिख देते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, एडवांस इन करंट ईयर। ये समझा क्या? ठीक है। चलो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2500, 2500। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना था? 3750, 3750 माइनस एडवांस कितना है करंट ईयर का? 1750। करंट ईयर का मतलब पिछले साल का, 1750 मतलब वो करंट ईयर का हो गया ना। एंड करंट ईयर में एडवांस कितना है? 1000 मतलब वो नेक्स्ट ईयर का हो गया, ठीक है माइनस। तो एक अच्छे से सुंदर सी लाइन मारेंगे और इसके बाहर लिख देंगे आंसर। चलो करो कैलकुलेट। 81,750 प्लस 2,500 माइनस 3750 प्लस 1750 माइनस 1000, कितना आया आंसर? ये जादू नहीं है, दिस इज़ अ मेथड जिससे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आप बोलते रहोगे सर ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन ये आंसर आपको सेम देगा। लेकिन 81,250, इज़ इट क्लियर? अच्छा इसके बाद इसको लेके जाना ना बैलेंस शीट में, बराबर कि नहीं? तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब ये फॉर्मेट आपको सिखाया तभी मैंने बता दिया था कि ये चीज़ें कहाँ किधर कुटे कुटे जाना। सो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बीच वाला तो हो गया ना, ठीक है। चलो फटाफट एंट्री करते हैं। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बोले तो 3750 था, एंड एडवांस बोले तो कितना था? 1750 एंड क्लोजिंग, अरे हमने ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिखना चाहिए था ना, करंट ईयर का नहीं है, पिछले साल का है, ठीक है। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में लोग जाके लिखेंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में प्रीपेड इधर गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो ये अपनी है लाइबिलिटी, दैट इज़ 1000, एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2500, एंड ओपनिंग में भी जाके लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस लाइबिलिटी होता है हमेशा 1750, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होगा ओपनिंग का 3750। चलो यहाँ तक समझा है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने बराबर पोस्ट किया है,
700 रुपया करंट प्रीवियस ईयर का था तो वहाँ पे बराबर जा चुका है। 300 रुपया करंट ईयर का है तो बराबर जा चुका है। 700 रुपया एंड 300 रुपया करंट ईयर का। अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी अगर देखो तो प्रीवियस ईयर का 1200 था, करंट ईयर का 1800 था, करंट ईयर में 1800 जा चुका है एंड प्रीवियस ईयर में 1200 जा चुका है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू। ओके चलो, तो हम लोग ने सब्सक्रिप्शन का भी धुआं यहाँ पे उड़ा दिया है, ठीक है। तो डन। इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग, चलो करंट ईयर में कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस ये है 9550, 9550। तो इसका ओपनिंग विपनिंग ऐसा कुछ नखरा है नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना था वो 9550, 9550 करेक्ट। थोड़ी अमाउंट बड़ी हो गई है। $9,550। सो इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। चलो बोलो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1250 करेक्ट। सो हियर वी गिव टोटल is 10,800। ओके लेट्स गो फर्दर। सो ये हमारी करंट ईयर की लाइबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी में लिख देंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाउ मच 1250। ओके इसको भी छोटा कर देता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। ओके ओके सर, हम लोग को आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस सॉल्व करने के लिए। चलो ग्रेट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस डन सर, ये भी हम लोग आ गया, आप टेंशन मत लो, ये हम लोग कर देंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का करना है आपको आरएमसी, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के पास आते हैं, लिखते हैं 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, सुंदर सी लाइन, ठीक। क्या लिखेंगे पहला, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके सर, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 2250, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 2250। करंट ईयर में परचेज कितना है स्टेशनरी 1700, दिख गया 1700 करंट ईयर का परचेस है 1700 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 700 रुपया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर आएगा 2250 में से आप 1700 ओपनिंग ऐड करोगे, ओपनिंग के अंदर परचेस ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3950, तो उसमें से 700 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3250। अब इसको फटाफट पोस्टिंग कर दो, पोस्टिंग में भूल मत करना, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग में जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था वो ओपनिंग स्टॉक 2250 परचेस का, तो चलो ठीक है वहाँ पे इफेक्ट दे दिया हमने, एंड जो क्लोजिंग है तो यहाँ पे आ जाए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना क्लोजिंग 700 रुपये। तो ये गलती से भी इसकी डबल एंट्री करना मत भूलना, नहीं तो बहुत इश्यू हो जाएगा। ओके तो चलो सर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी आपने हमें सिखा दिया है, हम लोग को आता है। इक्विपमेंट, हाँ ये ना अभी 2 एसेट्स है, एसेट के बारे में थोड़ा आपको मैं ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहूँगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसेट का कंसेप्ट है। जब भी एसेट आता है तो सबसे पहले चेक करने का कि ओपनिंग में अपने पास कितना है, 25,600, 25,600, चलो पहले जाके वहाँ पे लिख देते हैं। इक्विपमेंट्स
इक्विपमेंट्स 25,600, ठीक है। एंड वो नीचे वाला भी लिख देते बिल्डिंग 1,20,000, बिल्डिंग 1,20,000, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग में कुछ चेंजेस नहीं है तो इसलिए नॉर्मल मैंने बोला। चलो यहाँ पे भी लिख देते। अभी थोड़ा ध्यान देना इधर। इक्विपमेंट मैंने पहले लिख दिया, इसकी कहानी मैं पहले ख़त्म करता हूँ। इक्विपमेंट मैंने लिख दिया। अरे सर ऐसा क्यों सर? देखो इक्विपमेंट में लिखूँगा पहले मैं ओपनिंग कितना था मेरे पास, आपको पता है हमने लिख दिया 25,600, 25,600 मेरे पास ओपनिंग था। करंट ईयर में हमने कुछ परचेज़ किया है क्या? देखो ज़रा इक्विपमेंट देखो परचेज़ किया है, देखो ज़रा 30,000 का परचेज़ हमने करंट ईयर में किया हुआ है। अरे यस और नो? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करंट ईयर परचेस ऐड परचेस कितना 30,000। अरे सर 30,000 के हिसाब से मुझे कितना होना चाहिए था टोटल अभी मेरे पास? ये 600, ये 600, ये 5 और ये 5, 55,600 होना चाहिए था। लेकिन है कितना? 50,200 है कितना? बोलो बच्चों है कितना? 50,200। सर कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है सर, तो निकालो ज़रा कितना होता है बताओ। 55,600 50,200 में डिफरेंस कितना है बोलो बच्चा? 5,000। इसको अलग पेन से लिखता हूँ मैं, उसका कितना डिफरेंस है? 5,400 का डिफरेंस है बच्चों। तो ये क्या है? ये कोई जादू नहीं है। ये जो डिफरेंस मिला है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। बोलो बात समझा? ये समझा? सेम आपको बिल्डिंग की तरह भी करना है, ठीक है। याद रखिए डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाना चाहिए? P&L अकाउंट में जाना चाहिए, दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन। अभी यहाँ पे एक से ज़्यादा डेप्रिसिएशन है तो हम लोग ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन लिख दिया, पहला क्या लिख दिया? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का कितना डेप्रिसिएशन आया? 5,400। एंड और किसका आएगा? बिल्डिंग का। बिल्डिंग का भी चेक करते हैं, लेकिन आ ही जाएगा कंफर्म है बिकॉज हमने सॉल्व किया था सम। तो लेकिन याद रखना उसको ऐसे ही करना है। तो बिल्डिंग का क्या करेंगे सर? पहले बिल्डिंग का चेक करेंगे ओपनिंग कितना था, पहले बिल्डिंग देख लेंगे अच्छे से, अंडरलाइन। सर उसी कलर से अंडरलाइन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में बात कर रहा हूँ। ओके सो सर ओपनिंग में कितना था ज़रा बताइए सर, ज़रा नीचे देखते हैं अपन। ओपनिंग में कितना था? ओपनिंग में बिल्डिंग था 1,20,000 सर। सो 1,20,000 था मालिक ओपनिंग में। तो इसके अंदर करंट ईयर में कोई परचेज़ किया है, बेचा है, वो भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है सर, बेचा कुछ नहीं है लेकिन ख़रीदा भी कुछ नहीं है, ठीक है सर। तो बिल्डिंग का क्लोजिंग कितना है? 1,14,000, 1,14,000, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 1,14,000 ये क्लोजिंग है। ध्यान देना जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। दिस इज़ 6,000 का डिफरेंस, तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ सिंपली नथिंग बट डेप्रीसिएशन। क्या होगा ये? डेप्रीसिएशन। 6,000 माइनस होने के बाद, ठीक है सर। अच्छा सर आपने बोला सर अलग पेन से लिखो, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना लेकिन आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए इसके लिए मैं अलग से पेन करके दिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझा था। चलो इसका इफेक्ट दे दो फटाफट। ये बिल्डिंग का 6,000 आंसर आया, 5, 6, 11,400 आंसर आएगा इसका। ये आउटर कॉलम में जाएगा। बोलो बिल्डिंग भी ख़त्म हो गया सर, सारे एडजस्टमेंट आपने हमें सिखा दी सर, तो एडजस्टमेंट हो गई है डन, ठीक है। अभी क्या करना है? फटाफट करनी है हमें पोस्टिंग। चलो ओपनिंग बैलेंस जो एसेट का है सबसे पहले किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस जाएगा पिछले साल के बैलेंस शीट में 7,250। बोलो जल्दी कहाँ जाएगा? पिछले साल के एसेट में कैश 7,250। बोलो समझा यहाँ तक? ओके सर। सब्सक्रिप्शन हो गया सर। डोनेशन 3,000, कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो इनकम नॉर्मल है। अरे बोलो यस। सो बाय डोनेशन कुछ भी दिया नहीं है, सो 3,000 मेरे को डोनेशन मिल गया। चलो ठीक है। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट सेम
बाय ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट कितना है सर? 15,000 इज़ अ ग्रांट। ओके सर, लिख दिया। कुछ नहीं दिया है तो हमेशा रेवेन्यू होता है, याद रखना। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300 रुपये में। इनकम अगेन बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो 300। ओके सर, नेक्स्ट प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। ओके सर, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो कितना है? 16,500। 16,500। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% फॉर फुल ईयर। 7,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, ठीक है। 7,000। ओके, अभी याद रखना थोड़ा, यहाँ पे एक डाउट आने की ज़्यादा संभावना है। सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो लिखा है इन्होंने, मतलब 7,000 हम लोग को मिला है 10% पूरे साल का, तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे एसेट में तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही यहाँ पे दिख रहा है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कहीं दिख रहा है आपको? सैलरी है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, इक्विपमेंट्स है, पेटी है, एक्सपेंसेस, चैरिटी, न्यूज़पेपर, लेक्चर्स, ये वो सब है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है, आई मीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी किया रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं कि पिछले साल में हमने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो जाके करंट ईयर में। तो नॉर्मली लॉजिक के हिसाब से क्या समझ में आता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, उसका इंटरेस्ट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट कितना, अगर जो हमें अमाउंट पता चलेगा वो हम लोग करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। बात समझा गया? करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना कि 7,000 है। जब टैली अमाउंट अगर हम लोग का 70,000 से, कैसे आया था 70,000? देखो 7,000 ये मेरा 10% है, तो हाउ मच इज़ माई 100%? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कट, 7,000 इंटू 0, 70,000 ये मेरा 100% इन्वेस्टमेंट आ गया। ये 70,000 में हम लोग को 10% 7,000 रुपये मिला है, ठीक है। अगर नहीं समझाएगा तो फिर से एक बार रिवाइज करके उसको देखना पीछे जाके। तो ऐसा सिस्टम हो सकता है, तो आगे चल के देखेंगे आप, ठीक है। ओके सर, चलो सन्ड्री इनकम लिख दो सर 400 रुपया। ओके, बाय सन्ड्री इनकम 400 रुपये लिख दिया मैंने। ओके सर, इनकम ख़त्म हो गया सर। सैलरी का खात्मा ख़त्म, स्टेशनरी ख़त्म, इलेक्ट्रिक चार्जेस ख़त्म, इंश्योरेंस ख़त्म, इक्विपमेंट्स डन, बराबर। पेटी एक्सपेंसेस लिख दो सर। ओके, 2 पेटी एक्सपेंसेस कितना है? पेटी एक्सपेंसेस 500, जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसकी अमाउंट बाहर जाएंगे, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस 500। एक्सपेंसेस एंड चैरिटी शो इसका भी लिख दो, सेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं लेकिन अलग अलग लिखा तो बेटर है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे लेकिन 12,900। ओके सर, देन न्यूज़पेपर। ओके सर, 2 न्यूज़ पेपर कितना है? 1,000 का न्यूज़पेपर हमने ख़रीदा। ओके सर, नेक्स्ट लेक्चरर फीस 16,500 टू लेक्चर फीस 16,500। ओके, देन हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना अमाउंट है? हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 12,000 टू हॉनोरेरियम टू
सेक्रेटरी 12,000, ओके। एंड बैलेंस कैरी डाउन कितना जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस में आता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 27,050 कैश 050. So here we have done with the entire posting. Okay, so I hope you got the answer. $1,23,450. सेम वे पे आपको ये साइड में भी टोटल लिखनी है 1,23,000. ज़रूरी नहीं कि हमेशा सरप्लस आए, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा क्रेडिट टोटल माइनस पूरा डेबिट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे फिगर जो मिल चुका है दैट इज़ 2 सरप्लस. उसके ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ इनकम, excess of income over expenditure. I got the answer 34,100. ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. तो अभी कैपिटल फंड हमने लिखा नहीं है. कैपिटल फंड ऐड सरप्लस 34,100. चलो कैपिटल फंड कहाँ से मिलेगा, नीचे से मिलेगा. सो आफ्टर सरप्लस लिखने के बाद नीचे का कैपिटल फंड निकालना बाकी है अपना ओपनिंग. तो उसके पहले वो इंटरेस्ट का सीन था ना, ये 10% इंटरेस्ट कैसे निकाला मैं एक बार फिर से बताता हूँ. ये जो 7,000 है वो मेरा अगर 10% है तो हाउ मच इज़ माई 100%. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10. 0 0 1 0 और ये 4 0 तो बन गए कितने 70,000. तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट रहा होगा तो उसके ऊपर 10% 7,000 इंटरेस्ट मिला होगा. तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 70,000 एंड ऊपर भी लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 70,000. ओके चलो सर डन. इसकी टोटल फाइंड आउट करते हैं हम लोग. 700 प्लस 3,750 प्लस 2,250 प्लस 25,600 प्लस 1,20,000 प्लस 7,250 प्लस 70,000. आगे आपका आंसर 2,29,550. यहाँ पे 2,29,550. उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,200 माइनस 1,750. तो आपको आंसर आ जाए कैपिटल फंड 2,26,600. ये कैपिटल फंड आया, ओपनिंग बैलेंस आया कैपिटल फंड. तो इधर ऊपर लिख देंगे वही सेम बैलेंस 2,26,600. तो उसमें सरप्लस ऐड करेंगे 34,100. तो हमें आंसर मिल जाएगा 2,60,700. फिर हम लोग बस करना है टोटल. उसमें से 1,800 ऐड किया, 1,000 ऐड किया, 1,250 ऐड कर दिया. आंसर कितना आया 2,64,750. सेम आपका एसेट साइड का भी आएगा. देखें 300 प्लस 2,500 प्लस 700 प्लस 50,200 प्लस 1,14,000 प्लस 70,000 प्लस 27,050. तो ये भी सेम आ गया आपका 2,64,750. ठीक है. तो इसी प्रकार से ऐसे हम सॉल्व करने हैं. उम्मीद करता हूँ आपको सब समझा रहेगा. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ यू एनपीओ.